Today we are discussing about the demand curve. In our last week, before this analysis, we have already discussed about the law of demand in the chapter of demand analysis. डिमांड कर्व के संबंध में कुछ हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, फिर मैं हिंदी में बात करते हुए मांग वक्र क्या है। मांग वक्र मांग के नियम की पुष्टि भी करता है और दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि मांग वक्र जो है वह कीमत और मांग के बीच संबंध भी दर्शाता है। यह संबंध हमेशा विपरीत होता है और विपरीत संबंध जो कि मांग वक्र से स्पष्ट होता है। यदि मैं यहां एक मांग वक्र ड्रॉ करूं, इसमें आप देखिए कि मांग वक्र हमेशा बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ है, डाउनवर्ड स्लोप। इसके एक्स अक्ष पर अपन वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा लिखते हैं और वाई अक्ष पर कीमत को दर्शा रहे हैं। इसमें जैसा कि dx dx डिमांड कर्व है, इसमें आपको यह चीज दिखाई देगी कि यदि प्राइस अधिक है, सपोज प्राइस P2, तो मांगी जाने वाली मात्रा OX1 है। अब यदि किसी कारणवश कीमत गिर जाती है और कीमत गिर करके P1 हो गई, ऐसी स्थिति में मांगी जाने वाली मात्रा X OX1 से बढ़कर OX2 हो जाएगी। अर्थात आप यहाँ देखिए, इस मांग वक्र से भी यह स्पष्ट होता है कि कीमत के घटने पर मांग की मात्रा बढ़ती है। अर्थात जो मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत और मांग के बीच में हमेशा विपरीत संबंध होता है। जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी यह समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार कीमत में परिवर्तन से मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, और उस बात को हम लॉ ऑफ डिमांड को यहाँ अपने इस मांग वक्र के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया। मांग वक्र सदैव इसी स्थिति में होता है, क्योंकि हम फिर आगे अगले इसके बाद में समझने का प्रयास करेंगे कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र में किसी भी बात की स्पष्ट करने के लिए या किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ मान्यताओं का सहारा लेना पड़ता है। तो यदि अन्य बातें समान रहते हैं तो डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप को शो करता है और उसके अंतर्गत हमेशा कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होगा। अब एक मिनट के लिए मैं यह स्पष्ट करूं कि यदि यह स्थिति नहीं हो और सपोज मांग वक्र इस प्रकार का हो जाए, एक मिनट के लिए यदि मांग वक्र की सिचुएशन यह बन जाए जिसमें आप देखिए कि इस स्थिति में यदि मांग वक्र होगा तो आपको यह नजर आना चाहिए कि कीमत के बढ़ी तो मांग भी साथ साथ बढ़ रही है, जो कि व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। यदि वक्र इस प्रकार से मांग वक्र हो नहीं सकता, और यदि इस प्रकार का अगर कोई वक्र होता है तो वह दो चरों के बीच में, इन दिस डायग्राम देयर इज टू वेरिएबल्स here, price and another variable is the quantity of the demand, and in this diagram this thing is clear that price increase then demand also increase. It is not possible in real life.
तो हम यह कह सकते हैं कि यह ऊपर से बढ़ता हुआ मांग वक्र नहीं हो सकता। अगर इस ऐसी स्थिति में मांग वक्र हो स्ट्रेट लाइन की तरफ dx तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि इसमें यह दर्शाया जाएगा जो कि प्रायः पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र को जब होता है, किसी वस्तु पूर्णतया बेलोचदार होती है तो उस वस्तु का शायद ऐसा मांग वक्र हो सकता है, क्योंकि उसमें कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कीमत P1, P2 और P3 भी हो रही है, लेकिन मांगी जाने वाली मात्रा OX स्थिर है। तो यह भी एक अपवाद की स्थिति है, यह स्थिति प्रायः हो नहीं सकती। और साधारणतः जो मांग वक्र का आकार होता है वह आपको इसी रूप में दिखाई देगा कि बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होता है। मैं प्रायः विद्यार्थियों को वह अपने भूल न जाए, इसलिए हमेशा मस्तिष्क से हाथ को लेते हुए जैसे एनसीसी का कैडेट सैल्यूट करता है, तो इस प्रकार सैल्यूट के रूप में भी आप समझ सकते हैं। इसे व्यवहार में न माने, लेकिन यह जरूर माने कि मांग वक्र जो है वो बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होता है, और उसमें यह बताया जाता है कि किस प्रकार कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, और यदि कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा इस प्रकार आप ध्यान रखें कि ये बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होता है। और इससे भिन्न स्थिति होने पर जो मैंने आपको एक इस डायग्राम से स्पष्ट किया, इस डायग्राम से स्पष्ट किया, दूसरा यदि कोई और डायग्राम यदि ले सकते हैं जिसमें प्रायः वो अनंत लोचदार की स्थिति में होता है, जिसमें निश्चित कीमत पर चाहे जितनी मांग मात्रा बढ़ाई या घट सकती है, तो वह भी स्थिति अपवाद वाली भी कही जा सकती है। अतः मैं आपसे कह सकता हूँ, जो कि प्रायः हम अर्थशास्त्र में मांग के नियम की बात करते हुए और उस मांग के नियम को मांग वक्र से पुष्टि करते हुए यह कहते हैं कि कीमत और मांग के बीच में हमेशा विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध होने के कारण ही यह ऋणात्मक ढाल वाला या बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होता है। अब इससे आगे की बात मैं लेता हूं, वह है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व कि वो कौन कौन से घटक है प्रभावित करने वाले तत्व जो जिनसे मांग की मात्रा प्रभावित हो सकती है। और हम इसे स्पष्ट करने के लिए प्रायः उन अन्य तत्वों को स्थिर मानकर चलते हैं। तो वो मैं यहाँ ले सकता हूँ कि डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, वाई टी एस एक्सेट्रा। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि एक्स वस्तु की मांग है वह इतनी बातों से प्रभावित होती है, जिसमें मैंने लिया पहला px, यानी किसी भी वस्तु की मांग है वह उस वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है, जो कि हमने मांग वक्र से भी स्पष्ट किया। वही बात हमने जो है वो मांग के नियम के बीच में देखी। तो प्रायः मांग वक्र की स्थिति ये एनालिसिस करते समय हम केवल इस फंक्शन को ध्यान में रखते हैं और अन्य बातों को हम स्थिर मान लेते हैं, कांस्टेंट मानकर चलते हैं, क्योंकि अगर इनको कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि मांग के नियम की बात जो हम कहते हैं दोनों के बीच विपरीत संबंध होता है वह स्पष्ट नहीं हो पाता। तो सीधा सीधी पहली बात मैंने कहा डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, यानी एक्स की जो मांग है वह एक्स वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। फिर इसके अलावा जैसा कि समीकरण में स्पष्ट किया हुआ है कि x की डिमांड है वह y की प्राइस से, py का मतलब है प्राइस ऑफ y, अर्थात x वस्तु की मांग जो है वह y वस्तु की कीमत से भी प्रभावित होती है। अब यहाँ पर y जो है वह प्रतिस्थापन वस्तु हो सकती है, पूरक वस्तु हो सकती है। अब जब बात प्रतिस्थापन की आई, प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु, इसके संबंध में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि प्रतिस्थापन वस्तु कौन सी होती है और पूरक वस्तुएं कौन सी होती है।
जो कि हम इस एग्जाम्पल में y वस्तु के से लेकर बात कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तु वो होती है जिसमें एक वस्तु के बदले में यदि हम दूसरी वस्तु का उपभोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, मांग करते हैं, तो वो वस्तु प्रतिस्थापन वस्तु कहलाती है। जैसे चाय और कॉफी जो है यह एक दूसरे के प्रतिस्थापन में हो जाएगी। इसी प्रकार यदि कहा जाए कि जो आप अगर आप उसकी बात करें हम पेयजल के रूप में या पेय पदार्थों के रूप में, तो लिम्का और दूसरा ठंडा पदार्थ जो है कोका कोला या जो भी, वह दो एक दूसरे के प्रतिस्थापन के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। तो प्रतिस्थापन की परिभाषा के रूप में कहें कि ऐसी वस्तु जिसमें हम एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कार और स्कूटर जो है यह एक दूसरे के प्रतिस्थापित हो सकते हैं कि हम कार से भी सवारी कर सकते हैं, स्कूटर से भी कर सकते हैं, बस एवं रेल एक दूसरे के प्रतिस्थापन हो सकते हैं। तो ये प्रतिस्थापन वस्तुएं वो कहलाती है जिसमें एक वस्तु के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करना। और पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जिसमें दो वस्तुएं मिलकर के एक मांग को पूरा करते हैं। जैसे कार और पेट्रोल। अब कार और पेट्रोल दोनों वस्तुओं के मिलने पर ही इनका आपस में जो है वह एक जो सवारी पूरी करने की मांग है वो हो सकती है। इसी प्रकार पेन और कॉपी है, उसमें लिखने की मांग पूरी तभी हो सकती है जब पेन और कॉपी दोनों का प्रयोग किया जाए। तो इस प्रकार ये पूरक वस्तु है। अब देखिए कार को यदि हम एक्स वस्तु माने तो एक्स की डिमांड पेट्रोल की प्राइस से प्रभावित हो जाएगी। तो यहाँ बात को लागू स्पष्ट हो जाती है कि पूरक वस्तुओं में और प्रतिस्थापन वस्तुओं के कारण भी एक्स वस्तु की या किसी भी वस्तु की मांग उस वस्तु के पूरक और प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों से भी प्रभावित होती है। इसके अलावा मांग को प्रभावित करने वाला तीसरा घटक है वाई, जिसे हम इनकम कहते हैं। आय, उपभोक्ता की आय वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। जब कभी उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, और यदि उपभोक्ता की आय घट जाए तो वस्तुओं की मांग भी घट जाती है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं टी फॉर टेस्ट, रुचि जो है, रुचि भी जो है मांग को प्रभावित करती है कि कई बार अधिक कीमत होने पर या कम कीमत होने पर व्यक्ति की यदि उस वस्तु के उपभोग करने की रुचि है तो ऐसी स्थिति में कीमत को इग्नोर कर देते हैं और व्यक्ति अपनी रुचि को प्राथमिकता देते हुए कई बार ऊंची कीमतों पर भी मांग बढ़ जाती है। अर्थात आपके मांग का नियम लागू नहीं हो सकता उस स्थिति में। तो टेस्ट जो है वह भी कंज्यूमर की डिमांड को इफेक्ट करता है। तो पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, पी वाई प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, यानी जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स है इनकी जो प्राइस कंज्यूमर की डिमांड को प्रभावित करती है। इनकम है वह मांग को प्रभावित करती है। टेस्ट प्रभावित करता है। एस का मतलब है सीजन, मौसम जो है वह भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। कई दिन गर्म दिनों में अधिक महंगा होने के बावजूद भी जो है वह ठंडे पेय पदार्थों की या आइसक्रीम की जो है वह कीमत बढ़ने के बावजूद भी उसकी मांग बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये घटक जो है वो मांग के नियम को प्रभावित कर देंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें होती है जिसमें देश की परिस्थितियां हैं या तत्कालीन सामाजिक स्थितियां हैं, वह सब चीजें जो है हो सकता है कोई धार्मिक कार्यक्रम ऐसे हो जाते हैं तो उनके कारण भी ऊंची कीमतों के बावजूद भी मांग बढ़ जाते हैं। और स्पेशली यदि मैं कहना चाहूँ कि राजस्थान में जैसे है वो शादी वादी के अवसरों पर या धार्मिक अवसरों पर कई बार वस्तुओं की कीमतों के अधिक होने के बावजूद भी उनकी मांग घटती नहीं है, बढ़ जाती है। तो ये सब घटक जो मैंने आप इसे नोट कर लें, याद करने में ये इक्वेशन बहुत आपकी हेल्प करता है ताकि हम उसकी आराम से एनालिसिस कर सकते हैं
कि किसी भी वस्तु की मांग किससे प्रभावित होती है, मांग मात्रा किससे प्रभावित होती है, तो मांग को प्रभावित करने वाले तथ्यों में हम कह सकते हैं उस वस्तु की कीमत, उस वस्तु के प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, मौसम और अन्य बातें जो है वह मांग को प्रभावित करते हैं। और साधारणतः जब हम मांग के नियम की बात करते हैं या मांग वक्र की बात करते हैं तो केवल हम इस इक्वेशन में ही ध्यान रखते हैं कि डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स एंड अदर थिंग्स बिकम कांस्टेंट, अर्थात प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, रुचि, मौसम, यह सब स्थिर रहता है तो एक्स वस्तु की मांग और एक्स वस्तु की कीमत जो है वह मांग के नियम को स्पष्ट यानी पुष्टि करती है, अर्थात दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटेगी और प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ेगी, अदर थिंग्स बिकम द कांस्टेंट। तो इस प्रकार आज के जो लेक्चर में हमने आपसे बात की कि मांग वक्र कैसा होता है, तो मांग वक्र की स्थिति बताई। फिर हमने कुछ अन्य उदाहरणों से यह स्पष्ट किया कि मांग वक्र ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मांग वक्र 3 परिस्थितियों में हो सकता है, ऐसा मांग वक्र 3 परिस्थितियों में हो सकता है, यह मांग वक्र के अपवाद स्वरूप स्थितियां आती है। फिर मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं जिसमें हम इस समीकरण के आधार पर आपको स्पष्ट किया। तो आप इनको अच्छी तरह से लिख लें और पढ़ें, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो यह सवाल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा कि मांग वक्र किस आकृति का होता है और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों से यही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कुछ तथ्य जो है आगे का जो अर्थशास्त्र का जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के जैसे यूटिलिटी एनालिसिस है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है, बहुत सी बातें जो है उनके आधार के रूप में आपको ये बात समझ में आनी आवश्यक है। धन्यवाद। हम कल फिर एक नए वीडियो के साथ में नए विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।